ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दिल से लिखी माफी है। दरअसल ये फिल्म अकियुकी नोसाका की अपनी जिंदगी पर बेस्ड है। जब उनकी छोटी बहन केको वॉर के बाद भूखी मर गई, तो उन्होंने ये कहानी अपने बचपन के एहसास और अपनी खुशी को लफ्ज देकर लिखी। इस फिल्म का हर सीन नोसाका का अपने बहन से माफी मांगने का एक तरीका है। ये हमें दिखाती है कि जंग सिर्फ शहर नहीं, इंसानियत की आखिरी शम्मा तक बुझा देती है। जब हम सेता और सित्सुको को देखते हैं तो हम सिर्फ दो बच्चों की कहानी नहीं देख रहे, हम अपने अंदर की इंसानियत से सामना कर रहे हैं। और जब फिल्म खत्म होती है तो एक बात दिल पर छप जाती है, मोहब्बत और माफ़ी के लिए कभी देर नहीं होती, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। कहानी की स्टार्ट में हम एक गरीब स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां एक लड़का एक डब्बे के अगेंस्ट लगा हुआ है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। लोग उसके पास से गुजरते थे, लेकिन कोई उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं था। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लड़का वो दुनिया छोड़कर चला जाता है और उसकी रूह वापस अपने पुराने दिनों में चली जाती है। कहानी 1945 सितंबर 21 की है। उस रात वो लड़का मर चुका था। दरअसल हुआ यूं था कि अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराए थे और पूरा शहर तबाह हो चुका था। हम एक छोटी सी बच्ची सेत्सुको और उसके भाई सेता को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ रहते थे। एक रात B-29 बॉम्बर्स ने उनके शहर पर हमला कर दिया। हर जगह अलार्म बजने लगते हैं और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। माँ सेता और सेत्सुको को शेल्टर की तरफ भेज देती है और कहती है कि वो भी आ रही है। सेता अपनी छोटी बहन को अपनी पीठ पर बिठाकर शेल्टर की तरफ दौड़ता है। सेत्सुको को तो बॉम्ब का कोई खतरा नहीं था, वो तो अपनी गुड़िया के बारे में सोच रही थी जो उसने घर पर छोड़ दी थी। बॉम्ब गिरने शुरू हो जाते हैं, जमीन कांपने लगती है, सब लोग जमीन पर लेट जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब बॉम्बिंग रुकती है तो सब लोग अपने घर वालों को ढूंढने लगते हैं। सेता और सेत्सुको अपनी माँ को ढूंढते हुए अपने घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ तो सिर्फ खंडर था। उनका घर पूरी तरह जल चुका था। अब उनके पास माँ के अलावा कोई नहीं था। वो स्कूल पहुँचते हैं जहाँ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि उनकी माँ को बुरी तरह चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में है। सेता अपनी बहन को लेकर माँ के पास जाता है। माँ की हालत काफी खराब थी, वो बुरी तरह जल चुकी थी और पूरा जिस्म पट्टियों में लपेटा हुआ था। सेता ने माँ को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो अपनी बहन के सामने अपने आप को रोक लेता है। सेत्सुको को अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो बच्ची थी। दूसरे दिन सेता अपनी बहन को लेकर निशिनोमिया में अपनी मौसी के घर जाता है। वो सोचते हैं कि मौसी उनकी मदद करेगी, लेकिन मौसी कहना शुरू कर देती है कि उनके लिए जगह नहीं है और वो कहती है कि तुम दोनों को अपने अपना देखना होगा। यहीं से उन दोनों की मुश्किलों का आगाज होता है। सेता को अपनी माँ की बीमारी की दवा चाहिए, सेत्सुको को खाना चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। जंगल के बॉम्ब शेल्टर में रहकर चोरी कर कर के लोगों की मदद लेकर वो दोनों जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। कहानी अब और भी दर्दनाक होती चली जाती है। पिछली बात से आगे सेता अपनी छोटी बहन सेत्सुको को लेकर अपनी मौसी के घर रह रहा था। माँ की हालत काफी खराब थी और सेता ने अभी तक सेत्सुको को सच नहीं बताया था कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। एक दिन मौसी सेता से पूछती है कि उसने माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था या नहीं। सेता चुप रहता है। थोड़ी देर बाद मौसी की बेटियां खाने की चीजें निकालना शुरू करती हैं, हेरिंग, ड्राइड बोनीटो, एग्स, बटर, और कहती हैं कि तुम मिलिट्री वालों को तो कोई कमी नहीं। सेता को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर मौसी पूछती है कि क्या वो हॉस्पिटल गया था। सेता का दिल टूट जाता है और वो बता देता है कि माँ 2 दिन पहले स्कूल में चल बसी थी। मौसी को ये सुनकर सख्ता धक्का लगता है और वो कहती है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सेता कहती है कि वो सेत्सुको को नहीं बताना चाहता था। उस रात सेत्सुको सेता से पूछती है कि माँ अभी भी बीमार है क्या। सेता हाँ में जवाब देता है और उससे झूठ बोलता है कि माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। एक दिन सेता और सेत्सुको बाहर खेल रहे होते हैं। रात को उन्हें जुगनू यानी फायरफ्लाइज दिखते हैं। सेत्सुको बहुत खुश होती है और जुगनू पकड़ने लगती है।
सेता उसे अंदर ले जाता है और चुपके से उसके मुंह में एक फ्रूट ड्रॉप कैंडी डाल देता है। सेत्सुको खुशी से पागल हो जाती है। मौसी का बिहेवियर अब बदलने लगता है। वो सेता से कहती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। सेता बताता है कि उसकी फैक्ट्री और स्कूल दोनों जल चुके हैं। मौसी ये सुनकर थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है कि जंग में सबको तकलीफ हो रही है। हालात और ख़राब होते हैं। एक दिन मौसी सेत्सुको के सामने सेता से कहती है कि तुम्हारी माँ को अब किमोनो की ज़रूरत नहीं, क्यों उसे चावल के लिए नहीं बदल देते। सेत्सुको ये सुनकर रोने लगती है और कहती है वो माँ का है, तुम नहीं ले सकते। मौसी कहती है कि ये किमोनो 15 किलो चावल के बराबर है। सेता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। रात को मौसी चावल बनाती है और सेता और सेत्सुको को बुला लेती है। सेत्सुको बहुत खुश होती है क्योंकि उसे चावल मिल रहे थे। मौसी उन दोनों को थोड़ा सा चावल देकर कहती है कि तुम लोग खा लो। लेकिन अगले दिन सुबह जब सेता और सेत्सुको नाश्ता करने आते हैं तो मौसी सिर्फ पॉरेज बनाती है। सेत्सुको कहती है कि मुझे पॉरेज नहीं चाहिए, मुझे पिकल्ड प्लम चाहिए। मौसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते, सिर्फ खाते हो। जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उन जैसा खाना तुम्हें नहीं मिल सकता। सेता को अब समझ आ जाता है कि वो और उसकी बहन अब यहाँ नहीं रह सकते। मौसी उन्हें बोझ समझने लगी थी। कहानी अब और सख्त होती जाती है। मौसी ने सेता और सेत्सुको को अलग खाने को कह दिया। वो कहती है कि तुम लोग अपना अलग खाओ, यही फेयर है। सेता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। मौसी ये भी कहती है कि तुम्हारे टोक्यो में भी रिश्तेदार हैं, उन्हें क्यों नहीं लिखते। सेता कहती है कि उसके पास एड्रेस नहीं है। एक दिन सेता और सेत्सुको अपनी माँ की याद में बैंक से 7,000 येन निकालते हैं। सेता सोचता है कि इस पैसे से वो अपना गुजारा कर सकते हैं। वो अपने पापा को भी खत लिखता है कि जल्द जवाब दे। मौसी को जब पता चलता है कि वो दोनों अलग खाने लग गए हैं तो वो चुपके से उनकी तरफ ताना मारती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैंने इन पे सख्ती की तो ये माफ़ी मांगने की जगह अलग बर्तन खरीद लाए। मौसी की बेटी सेता को बदतमीज़ कहती है। रात को जब सेता और सेत्सुको खाना बना रहे होते हैं तो मौसी उनकी तरफ देखती है और कहती है ये दोनों अपने दम पे खा रहे हैं, बहुत नेक काम किया। लेकिन उसकी आंखों में जलन रही थी। सेत्सुको अब मौसी के घर से बाहर अपने भाई के साथ रहना चाहती थी। वो रोते हुए कहती है मुझे घर जाना है, मौसी के साथ नहीं रहना। सेता उसे समझाता है, लेकिन एक दिन मौसी ने उन दोनों को देखकर कह दिया तुम लोगों से सिर्फ परेशानी है, अगर इतना डरते हो तो इस केव में जाके रह लो। और सेता ने वही कर दिया। वो सेत्सुको को लेकर उस बॉम्ब शेल्टर या केव में आ गया जो जंगल में था। उन्होंने मौसी का शुक्रिया अदा किया और वहां रहने लग गए। सेत्सुको बहुत खुश थी क्योंकि अब उनकी अपनी जगह थी। वहां उनकी जिंदगी शुरू होती है। सेता चावल खरीदता है, सेत्सुको किचन बनाती है, दोनों मिलकर अपना घर सजाते हैं। वो लोगों से थोड़ा सा भूसा और खाना खरीदते हैं, लेकिन खाने की चीजें कम होती जा रही थी। एक रात सेता सेत्सुको को लेकर जुगनू या फायरफ्लाइज पकड़ने जाता है। वो कहता है कि देखो ये जुगनू कितने खूबसूरत हैं। सेत्सुको बहुत खुश होती है। वो दोनों टेंट में बैठे जुगनुओं की रोशनी देखते हैं। फिर सेत्सुको को एक जुगनू मरता है तो वो उसके लिए एक छोटी सी कब्र बनाती है। और फिर वो सेता से पूछती है जुगनू इतनी जल्द क्यों मर जाते हैं। सेता के पास कोई जवाब नहीं था। सेत्सुको ने मौसी की बात याद करते हुए कहा, मौसी ने बताया माँ भी मर गई और कब्र में है। सेता का दिल टूट जाता है। वो उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात खराब होते हैं। उनके पास खाना खत्म होने लगता है। सेता अपनी माँ की किमोनो और दूसरी चीज़ें बेचकर चावल लाता है, लेकिन वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है कि अब क्या करें। जब कुछ लोग उनकी केव में आते हैं तो उन्हें ड्राइड फ्रॉग्स, सोयाबीन्स और दूसरी चीज़ें दिखती हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या खा रहे हैं। एक आदमी कहता है कि तुम अपनी मौसी के पास वापस चले जाओ, राशन में सब कुछ मिलता है। लेकिन सेता को पता था कि वहाँ जाना उनके लिए आसान नहीं था। कहानी का ये हिस्सा सबसे दर्दनाक है। सेता और सेत्सुको अब जंगल वाली केव में रह रहे थे। उनके पास खाना खत्म हो चुका था। सेता किसी तरह सेत्सुको को खिला रहा था, लेकिन सेत्सुको की तबीयत रोज गिरने लगती है। उसको दस्त यानी डायरिया हो रहे थे। वो कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सेता बहुत मजबूर हो जाता है। वो खेत से कुछ सब्जियां और शकरकंदी चुरा लेता है ताकि सेत्सुको को खिला सके, लेकिन किसान उसे पकड़ लेते हैं और बहुत पीटते हैं। वो कहते हैं कि जंग के वक्त चोरी बहुत बड़ी सजा है। सेता रोते हुए कहता है कि मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके लिए शक्कर चाहिए थी।
किसान उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है और कहता है इसे पीटना काफी है, अब जाओ। सेता वापस केव में आता है तो सेत्सुको की हालत और खराब हो चुकी होती है। वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। सेता उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर देखकर कहता है कि ये मैल न्यूट्रिशन है, इसे दवाई नहीं सिर्फ अच्छी ग़िज़ा चाहिए। सेता के पास कुछ नहीं था। वो डॉक्टर से कहता है कि कहाँ से लाऊं ग़िज़ा। वो वापस केव में आता है और सेत्सुको को समझाता है। सेत्सुको उससे पूछती है कि मुझे फ्रूट ड्रॉप्स चाहिए। सेता वादा करता है कि वो लाएगा, लेकिन जब वो बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि जापान ने वॉर सरेंडर कर दिया है। उनकी पूरी नेवी तबाह हो चुकी है। सेता को लगता है कि उसके पापा भी मर चुके हैं। वो टूट जाता है। वो सारे पैसे निकालता है और खाना लाने के लिए निकलता है। जब वापस आता है तो सेत्सुको बेहोश सी होती है। वो उसे खाना बनाता है, लेकिन सेत्सुको कुछ नहीं खा पाती। वो अपने मुंह में पत्थर डाल लेती है सोचकर कि वो फ्रूट ड्रॉप है। सेता का दिल टूट जाता है। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। सेत्सुको उसे चावल और सोया पल्प देती है और कहती है सेता तुम खाओ। वो खुद नहीं खा रही थी। सेता रोता है और उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सेत्सुको उसकी गोद में सो जाती है और वो कभी नहीं उठती। अगली सुबह सेता उठा तो सेत्सुको ठंडी पड़ चुकी थी। वो उसे अपनी गोद में लिए बैठा रहा। फिर उसने उसकी लाश को अपने कंधे पे उठा लिया और बाहर निकल आया। लोग उसे कहते हैं कि बच्चे को जलाने के लिए ये चारकोल ले लो, मंदिर की जमीन पर जला देना। सेता ने सेत्सुको की छोटी सी चिता बनाई। उसने उसकी राख को उसी फ्रूट ड्रॉप्स वाली डिब्बिया में भर लिया जिसकी सेत्सुको बहुत आरजू करती थी, और फिर वो वहां से चला गया। उसने कभी वापस केव में नहीं गया। और यहीं पर इस दर्दनाक मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। ये दिखाती है कि जंग इंसानियत को कहाँ ले जाती है। बच्चे भूखे मरते हैं, माँ बेटी को छोड़कर चली जाती है, अपने ही रिश्तेदार बोझ समझने लगते हैं। सेता और सेत्सुको की भूख, तन्हाई और आखिरी सांस तक का सफ़र हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की होती है। जब हम ये फिल्म देखते हैं तो दिल रुक जाता है, आंखें भर आती हैं और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आखिर हम इंसान हैं या सिर्फ हालात के पुतले। इस फिल्म का दर्द कभी खत्म नहीं होता और शायद इसी दर्द में इसकी सच्ची खूबसूरती छुपी है। चैनल पर नए हैं, अगर ऐसी ही सच्ची और इमोशनल कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।